यण संधि ना, लास्ट उदाहरण जो करा दिया था वो बता दो बस। लास्ट में जो हमने किया था है, गति अवरोध हो गया था ना, नदी के पास थे, नदी प्लस ध्यान देंगे। सभी थानाधिकारी आ गए, ऑनलाइन वाले भी। कुछ कार्य छूट गया था पिछली क्लास में। यण संधि नियम हमने लिखा, यदि ई उ री के बाद असमान स्वर आए तो ई के स्थान पर य, उ के स्थान पर व, री के स्थान पर र हो जाता है। ठीक है, और ये कुछ उदाहरण थे, कुछ हमने किए, कुछ ये रह गए थे, इनकी अब हम चर्चा करते हैं। मैंने आपसे कहा ई के स्थान पर यह लिखना है, उ के स्थान पर वह लिखना है, सामने जो भी स्वर है उसकी मात्रा लगानी। परिवर्तन प्लस से पहले होता है, प्लस के बाद कोई परिवर्तन नहीं होता, प्लस के बाद जो भी स्वर है उसकी मात्रा आती है। विच्छेद में मैंने आपको बताया, यह और वह में जो भी स्वर है उसे उठाओ और अलग हो जाओ, यही तरीका था। अब 10-5 उदाहरण दोबारा से बोर्ड पर आपके सामने मिलाएंगे। नदी प्लस अम्बु, नदी का अंतिम वर्ण क्या है? और जैसे हम ई को अलग करेंगे, दयादा, ई के स्थान पर क्या लिखोगे? यहां तक का काम खत्म। यहां से अपने न भी लिखा, द भी लिखा, और ई की जो मात्रा थी उसके स्थान पर यह लिखा। अब सामने जो भी स्वर है उसकी मात्रा, सामने स्वर क्या है? ए की मात्रा नहीं होती तो जो कुछ बचा, नद्यम्बु। अंबु किसे कहते हैं? अंबु बोलते हैं, नदी में पानी हो सकता है, ठीक है, नदी का पानी, नदी का पानी, अंबु बोलते हैं पानी। अंबु के कोने में छोटा सा लिख दो पानी, ठीक है, नदी का पानी। संबंध तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास। नदी का अंतिम वर्ण ई, ई हटाते ही दयादा, ई के स्थान पर यहां तक का काम खत्म। न भी लिखा, द भी लिखा, ई की जो मात्रा थी उसके स्थान पर। अब सामने जो भी स्वर है उसकी मात्रा, सामने क्या है? आ, तो आ की मात्रा और जो कुछ बचा, नद्यामुख। ये उदाहरण पूछा गया था एलडीसी 2018 में, 4 पेपर जो हुए थे उन 4 में से एक में ये भी दे रखा था, नदी प्लस आमुख, दूसरा दे रखा था रीति प्लस अनुसार। ये दोनों उदाहरण वहां पूछे गए थे एलडीसी 2018 में। मधु का अंतिम वर्ण क्या है? जैसे आप ऊ को अलग करेंगे, दयादा, ऊ के स्थान पर यहां तक का काम खत्म। यहां से आपने मैं भी लिखा, ध भी लिखा, ऊ की जो मात्रा थी उसके स्थान पर वह लिखा।
अब सामने जो भी स्वर उसकी मात्रा, सामने स्वर क्या है और ए की मात्रा नहीं, तो जो कुछ बचा सब लिख दो। शब्द बनता है मध्वरी, शब्द बनता है मध्वरी। किसका पर्यायवाची, किसका पर्यायवाची, किसका पर्यायवाची, ध्यान दो। मधु बोलते हैं शहद को, मधु बोलते हैं शहद को, अरि बोलते हैं शत्रु को। मधु शहद, अरि शत्रु। शहद का शत्रु है जो वह है, शहद का शत्रु है जो वह है, कौन, भालू। भालू, रीछ, कहीं भी छत्ता मिलता है बुरी तरह से तहस नहस कर देता है, ठीक है, भालू, रीछ। दूसरे नंबर पर मधुमक्खी, दूसरे नंबर पर मधुमक्खी। तीसरे नंबर पर भंवरा, तीसरे नंबर पर भंवरा। चौथे नंबर पर दुर्गा माँ। नवरात्रों में आप आरती बोलते हैं, मधु केटव दो उमरे, एक राक्षस का नाम है मधु। पांचवें नंबर पर कृष्ण, कृष्ण ने भी मधु नामक राक्षस का संहार किया था, माधव कहलाए थे। ये अनेकार्थक शब्द है, किसी के भी पर्यायवाची में आप इसे लिख सकते हैं, चाहे भालू है, चाहे मधुमक्खी है, चाहे भंवरा है, चाहे दुर्गा है, चाहे कृष्ण है, किसी के भी पर्यायवाची में हम इसे लिख सकते हैं। अब प्रश्न कैसे पूछा जाता है, मध्वरी शब्द किसके लिए प्रयुक्त नहीं होता है? ये चार ऑप्शन हमारे सामने आते हैं, ये चार ऑप्शन हमारे सामने आते हैं। अब हम क्या गलती करते हैं कि ये तीन तो देवी देवताओं के नाम हैं और भालू का गोला फिर संचित मुद्रा में, हम लॉजिक तो वही चलता है कि ये तीन, अभी तो मैंने बताया इसलिए हमको तुरंत याद है और बता दिया। हम क्या सोचते हैं कि ये तीनों तो देवी देवता हो गए, ठीक है, यही अलग गया। अब जो चार में अलग दिखाई देगा रीजनिंग वाले लॉजिक आ जाता है कभी कभी, है ना, कि चार में जो सबसे अलग दिखाई देगा वही हमारा उत्तर है और हम भालू के साथ ही चल देते हैं, ठीक है, गड़बड़ हो जाती। तो हमारा उत्तर क्या निकल कर आएगा फिर? तो ये अनेकार्थक शब्द हमारे सिलेबस में अनेकार्थक शब्द हैं, 28 में अनेकार्थक भी हैं, एक शब्द के जो अनेक अर्थ निकल कर आते हैं, तो ये सब मध्वरी के लिए प्रयुक्त होते हैं, याद रखना। बहुब्री समास, समास बहुब्री। अब यहां से युग्म शब्द का भी एक प्रश्न पूछा जाता है। ये प्रश्न, युग्म शब्द हमारे सिलेबस में एक जैसे प्रतीत होने वाले शब्दों में भी अंतर होता है, जिन्हें हम बोलते हैं समश्रुति भिन्नार्थक शब्द। सम यानी समान, श्रुति यानी सुनने में जो समान लगते हैं लेकिन भिन्नार्थक, अर्थ जिनके अलग अलग हुआ करते हैं। अरि बोलते हैं और अरि बोलते हैं, ऐसे शब्द हमारे सामने आते हैं, ऐसे उदाहरण हमारे सामने आते हैं, ठीक है, युग्म शब्द में ये पूछे जाते हैं। अंतिम वर्ण क्या है? जैसे आप ऊ को अलग करेंगे सयादा, ऊ के स्थान पर, यहां तक का काम खत्म। अब सामने जो भी स्वर है उसकी मात्रा लगाओ। सामने स्वर क्या है? ए की मात्रा नहीं होती, जो कुछ बचा स्वच्छ। उदाहरण पूछा गया था आरएस मेंस 2016 में, 16 अप्रैल को एक पेपर हुआ था, उसमें यह उदाहरण पूछा जा चुका है, स्वच्छ। धातु का अंतिम वर्ण, जैसे आप ऊ को अलग करेंगे तयादा, ऊ के स्थान पर क्या लिखोगे? यहां तक का काम खत्म। अब सामने जो भी स्वर है उसकी मात्रा, सामने जो भी स्वर है उसकी मात्रा, सामने क्या है? ई, तो ई की मात्रा और जो कुछ बचा धात्विक। आधा वर्ण हमेशा मात्रा के अंदर आता है, यदि आप इसे बाहर निकालेंगे तो तय पूरा हो जाएगा, मात्रा रे में बदल जाएगी। मैंने तय को बाहर निकाल दिया बस, और जैसे ही तय को बाहर निकाला ऐसा लगा तय पूरा है, मात्रा ऐसे लग रही है जैसे आधा है, इसलिए आधा वर्ण हमेशा मात्रा के अंदर ही लिखा जाता है, याद रखना। धात्विक। साधु का अंतिम वर्ण, जैसे आप ऊ को अलग करेंगे दयादा,
ऊ के स्थान पर क्या लिखेंगे? सामने जो भी स्वर उसकी मात्रा, सामने क्या है? आ, तो आ की मात्रा और जो कुछ बचा साधवा चरण। ये उदाहरण पूछा गया था 10 जुलाई 2015 आरजेएस का एक पेपर हुआ था, वहां ये उदाहरण पूछा गया था, साधु प्लस आचरण साधवा चरण, साधु प्लस आचरण साधवा चरण। बोर्ड पर आओ सभी। पृथ्वी का अंतिम वर्ण क्या है? और जैसे हम ई को अलग करेंगे वह आधा हो जाएगा। जहां गड़बड़ाहट थी, 2-4 कॉपी जो सामने थी वो मुझे दिखाई दी, जहां तक मेरी नजर गई थी वहां यहां गड़बड़ाहट कर गए थे। ठीक है, अब ई के स्थान पर क्या लिखेंगे? यहां तक का काम खत्म। सामने जो भी स्वर है उसकी मात्रा। अब सामने स्वर क्या है? तो आ की मात्रा और जो कुछ बचा। पृथ्वी का आधार, पृथ्वी आधार। ठीक है, परी का अंतिम वर्ण क्या है? परी का अंतिम वर्ण ई, और जैसे ई को अलग करेंगे तो रे आधा, और ई के स्थान पर पहले आधा रे ऊपर पहुंचाओ। अब सामने जो भी स्वर है उसकी मात्रा। सामने स्वर क्या है? तो आ की मात्रा और जो कुछ बचा। पर्यावरण सबका सही है, रटा हुआ था परि प्लस आवरण पर्यावरण, इसलिए सबका सही है। अब विच्छेद करना है। विच्छेद का तरीका फिर वही, ये और वे में जो भी स्वर है उसे उठाओ, अलग हो जाओ। ये और वे में जो भी स्वर नजर आता है उसे उठाओ, अलग हो जाओ। अब बताओ ये में स्वर क्या है? कोई मात्रा है क्या? कोई मात्रा है क्या? जब कोई मात्रा नहीं होती तो ए होता है, ए को लेकर हो गए अलग, अटन। अब ये हमने किसके स्थान पर लिखा? ई के स्थान पर। किसके स्थान पर? ई के स्थान पर। तो जो आधा वर्ण है उसमें ई की मात्रा। आधा वर्ण क्या है? रे, तो रे में ई की मात्रा। परी प्लस अटन। परी का अर्थ होता है चारों ओर, अटन का अर्थ होता है घूमना, भ्रमण। परी का अर्थ होता है चारों ओर, अटन का अर्थ होता है घूमना। ठीक है, अब इसका विच्छेद पूछा जाता है, और जब इसका विच्छेद पूछा जाता है तो एक ऑप्शन हमारे सामने ये भी आता है। और मैंने कहा हमारे द्वारा जो टुकड़े किए गए हैं वे किसी ना किसी मूल शब्द का निर्माण करते हैं, सार्थक शब्द का निर्माण करते हैं। तो हमने ये भी परी पढ़ी और ये भी परी, बड़ी भी होती है पापा की परी वाली। ठीक है, ये और ये। अब सही कौन सा? मैंने आपको बताया था कि उपसर्ग में संधि के सभी नियम काम करते हैं। सही विच्छेद, सही उपसर्ग, अन्यथा गलत। और संस्कृत में उपसर्गों की संख्या निश्चित होती है 22, और हमें 22 उपसर्ग के नाम याद होते हैं तो हम हर बार सही उत्तर पर होते हैं, चाहे वह कितना भी कठिन पद हमसे पूछे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमें 22 उपसर्ग के नाम याद होने चाहिए। ए के 8, उ के 2, द के 2, न के 3, पे के 4, वे का 1, से के 2। अब पे के कितने? 4। अब पे के 4 ही होते हैं। पे होता है, प्रति होता है, परा होता है और परी होता है। और याद रखना जितने भी हमारे उपसर्ग हैं उसमें कोई बड़ी मात्रा नहीं है, सब में छोटी आएगी। ठीक है, और उपसर्ग संधि युक्त पद बनाते हैं, उपसर्ग संधि युक्त पद बनाते हैं, ऑप्शन में दोनों आएंगे। अब बताओ उपसर्ग के नाम हमें याद है कि ये उपसर्ग होता है, ये तो होता ही नहीं, तो इसको तो हम वैसे डिलीट कर देंगे, हटा देंगे, तो उत्तर हमारा आएगा ऊपर वाला। परी उपसर्ग होता है, अटन मूल शब्द होता है, अटन का अर्थ होता है घूमना, परी का अर्थ होता है चारों ओर। अब बोर्ड पर लौटें सभी थाना अधिकारी। वाणी औचित्य तरीका वही है, ये और वे में जो भी स्वर है उसे उठाओ, अलग हो जाओ। अब बताओ ये में मात्रा कौन सी है? मात्रा पहचानना आपका काम। यदि आप मात्रा नहीं पहचान पाएंगे तो गलत हो जाएगा। यह में औ की मात्रा है तो औ को लेकर अलग हो गए हम। औचित्य, यह में औ की मात्रा थी, उसके बाद जो कुछ बचा सबको लेकर अलग हो गए। अब आप बताओ ये हमने किसके स्थान पर लिखा? ई के स्थान पर। किसके स्थान पर? तो जो आधा वर्ण है उसमें ई की मात्रा लगाओ। अब आधा वर्ण क्या है हमारे पास? अणे, तो अणे में ई की मात्रा,
वाणी प्लस औचित्य। वाणी बड़ी होती है, वाणी में बड़ी ई की मात्रा आती है, याद रखना। ठीक है, ध्यान दो। गौरवोद्गार। फिर वही, ये और वे में जो भी स्वर है उसे उठाओ, अलग हो जाओ। ये और वे में जो भी स्वर, तो वे में कौन सी मात्रा है? वे में कौन सी मात्रा है? औ की मात्रा। तो औ को लेकर आप अलग हो गए, औ, और उसके बाद जो कुछ बचा था सबको उठाया अलग। अब वे हमने किसके स्थान पर लिखा? ऊ के स्थान पर। किसके स्थान पर? तो जो आधा वर्ण उसमें ऊ की मात्रा। अब आधा वर्ण क्या है हमारे पास? रे। आधा वर्ण क्या है हमारे पास? रे, और रे में ऊ की मात्रा। शब्द बनता है गुरु। गुरु छोटा होता है, याद रखना। गुरु में छोटे ऊ की मात्रा आती है, वहां दोनों मिलेंगे। यदि घुंडी लगा दी तो मात्रा बड़े ऊ की हो जाएगी। और चार ऑप्शन आते हैं, वहां दोनों मात्राएं आपको दिखाई देंगी, छोटी भी और बड़ी भी। तो गुरु छोटा होता है, यानी छोटे ऊ की मात्रा आती है, विशेष तौर पर याद रखना। वहां आप गुरु का दर्जा बड़ा कर देंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, अन्विति तरीका फिर वही, ये और वे में जो भी स्वर है उसे उठाओ, अलग हो जाओ। वे में स्वर क्या है? वे में कौन सी मात्रा? छोटी बड़ी। तो ई को लेकर हो गए आप अलग, इति। ठीक है, अब वे हमने किसके स्थान पर लिखा? किसके स्थान पर लिखा? तो जो आधा वर्ण उसमें ऊ की मात्रा। आधा वर्ण क्या है? न। तो न में ऊ की मात्रा। अनु प्लस इति। अनु उपसर्ग है, इति मूल शब्द है। अनु उपसर्ग है, इति मूल शब्द है। दोबारा लौटो बोर्ड पर, दोबारा बोर्ड पर। अनु का अंतिम वर्ण क्या है? अनु का अंतिम वर्ण क्या है? जैसे आप ऊ को अलग करोगे न आधा हो जाएगा। ठीक है, ऊ के स्थान पर क्या लिखेंगे? वह। सामने जो भी स्वर है उसकी मात्रा। सामने स्वर क्या है? तो ई की मात्रा, और जो कुछ बचा अन्विति। अभी अभी मैंने आपको बताया कि आधा वर्ण हमेशा मात्रा के अंदर आता है। आधा वर्ण हमेशा मात्रा के अंदर आता है। हमने उदाहरण लिखा था, आधा वर्ण हमेशा मात्रा के अंदर ही आता है। ठीक है, स्त्री का अंतिम वर्ण, जैसे हम ई को अलग करेंगे त्रय आधा हो जाएगा। ई को अलग करते ही त्रय आधा। ई के स्थान पर क्या लिखेंगे? यहां तक का काम खत्म। अब सामने जो भी स्वर है उसकी मात्रा। सामने जो भी स्वर है उसकी मात्रा। अब सामने स्वर क्या है? तो ऊ की मात्रा, और जो कुछ बचा। हम क्या गलती कर जाते हैं? ओ की मात्रा लगा जाते हैं। हमारे द्वारा जो गलती होती है वो सिर्फ इतनी सी। मैंने आपसे कहा प्लस के बाद जो भी स्वर है उसकी मात्रा आती है। प्लस के बाद जो भी स्वर है उसकी मात्रा आती है। तो प्लस के बाद स्वर क्या है? ऊ। तो ऊ की ही मात्रा आएगी, ये याद रखना। ठीक है, नारी का अंतिम वर्ण। नारी का अंतिम वर्ण, जैसे आप ई को अलग करेंगे रे आधा, और ई के स्थान पर पहले आधा रे ऊपर पहुंचाओ। सामने जो भी स्वर है उसकी, सामने जो भी स्वर है उसकी, सामने स्वर क्या है? ऊ की मात्रा, और जो कुछ बचा। यहां भी हम ओ की मात्रा लगा जाते हैं, गड़बड़ होती है। यहां भी ओ की मात्रा लगाई, कहीं लगा के बैठे, गड़बड़ हो गई। मैंने कहा प्लस के बाद जो भी स्वर होता है उसकी मात्रा आती है। प्लस के बाद जो भी स्वर होता है उसकी मात्रा। द्वि प्लस अर्थी। अंतिम वर्ण क्या है? ई। अंतिम वर्ण क्या है? जैसे हम ई को अलग करेंगे, आधा क्या होगा? वे आधा। दे तो पहले से ही आधा है, दे तो पहले से ही आधा है। ठीक है, जैसे ही हम ई को अलग करेंगे तो वे आधा। ई के स्थान पर क्या लिखोगे? यहां तक का काम खत्म। सामने जो भी स्वर उसकी, अब सामने स्वर क्या है?
और ए की मात्रा यही ना। जब एक हलंत से ही दोनों आधे हो गए तो फिर अलग क्यों निकालें? एक ही हलंत से जब दोनों आधे हो रहे हैं तो फिर अलग क्यों निकालेंगे? मतलब दोनों का एक ही है। मतलब दोनों का एक ही है। एग्जाम्पल में ये लिखा हुआ नजर आएगा। दोनों ही सही है। सही तो दोनों ही है, लेकिन एग्जाम्पल में ये लिखा हुआ नजर आएगा, ये नहीं आएगा, याद रखना। ठीक है। ये तो द्वि प्लस अर्थी, दो अर्थ होते हैं जिसके वह है। ठीक है। दो अर्थों का समूह, समाहार। समास की बात करें तो द्विगु समास। कौन सा समास? द्विगु समास। अंतिम वर्ण क्या है? जैसे आप ई को अलग करेंगे, त्र्यादा, ई के स्थान पर सामने जो भी स्वर उसकी मात्रा, ए की मात्रा, तो जो कुछ बचा त्रिअर्थी। तीन अर्थ हैं जिसके वह है। तीन अर्थ, जैसे अनेकार्थक शब्द है, ऐसे वाक्य भी तो अलग अलग अर्थ दे दिया करते हैं। ध्यान दो। एक कवि है, मॉर्निंग वॉक पर जाता है, सुबह सुबह घूमने जाता है, टहलने जाता है, रोजाना की प्रक्रिया है। पर रास्ते में एक हलवाई की दुकान पड़ती है और वहां गर्मा गर्म कचौड़ी पकौड़ी रोजाना। उसको महक आती है पर वो अपने आप पर कंट्रोल करता है, नहीं नहीं खाऊंगा, चलो निकल जाता है। एक दिन नहीं रहा गया, मॉर्निंग वॉक करके आया और वहां जाकर बैठ के एक कचौड़ी खिला रहे। अब एक कचौड़ी उसने खाई। जब वो बैठ के कचौड़ी खा रहा था तो उसी समय एक कौवा आया और दही में मुंह मारा। परात रखी हुई थी, ठीक है, उसमें दही जमा हुआ था। कौवा आया, दही में मुंह मारा। हलवाई ने देखा, 1 किलो का बांट उठाया, फेंक कर मारा, निशाने पर जाकर लगा, कौवा खत्म। और वो कवि हृदय ये सब दृश्य देख रहा था, तो उसको एक पंक्ति सूझी और उसने एक पंक्ति लिखी। काग दही पर जान गवायो। उसने कचौड़ी खाई, पैसे दिए और अपने घर निकल गया। ठीक है। थोड़ी देर बाद वहां एक निलंबित थाना अधिकारी पहुंच गया, सब इंस्पेक्टर। थोड़ी देर बाद वहां निलंबित सब इंस्पेक्टर पहुंच के जो कागजों की उलटफेर कर रहा था, रंगे हाथों पकड़ा गया और उसको निलंबित कर दिया गया। अब वह कचौड़ी खा रहा था। कचौड़ी खाते खाते नजर उसकी दीवार पर पड़ी और उसने जल्दी से कचौड़ी खाई और गायब, क्योंकि उसने को लगा कि मेरे बारे में सबको पता लग गया। उसने इसको कैसे पढ़ा? कागज ही पर जान गवायो। कागज यानी कागज, कागजों के उलटफेर करने में मैं अपनी नौकरी खोकर बैठा हूं। यदि मैं कागजों का उलटफेर नहीं करता तो नौकरी नहीं जाती। उसने जल्दी से कचौड़ी गई, पैसे दिए और निकल गया। यहां भी सबको पता लग गया। ठीक है। थोड़े दिन पहले प्रेमी दिवस गया था, याद है ना? अभी तो 1 माह से आए थे जयपुर में तैयारी करने, लेकिन पड़ गए चक्कर में। लड़की के घर पहुंच गए गुलाब का फूल लेके। घर वालों ने देख लिया और जमकर धुनाई की, जान बचा के भागे, बुरी तरह से भागे और दौड़ते दौड़ते वहीं पहुंच गए हलवाई की दुकान पे कि अब कोई नहीं आ रहा, अब कचौड़ी खाओ। अब उसने कचौड़ी खाई, खाते खाते नजर वहीं पड़ी उसी पंक्ति पर, जल्दी से खाई और पैसे देकर गायब, क्योंकि उसने पढ़ा था का गधी पर जान गवायो। पंक्ति वही सामान्य सी। कवि ने जो देखा वह लिखा, कवि ने जो देखा वह लिखा, लेकिन अलग अलग लोगों ने अपनी अपनी सुविधा अनुसार अर्थ निकाले। वही तो द्विअर्थी और त्रिअर्थी होते। कोई 2 अर्थ निकालता है, कोई 4 निकालता है, कोई 6, अपनी अपनी सुविधा अनुसार सब अर्थ निकालते हुए चले जाते हैं। वही द्विअर्थी और त्रिअर्थी हुआ करते हैं। ठीक है। देवी का अंतिम वर्ण, जैसे आप ई को अलग करेंगे, ई के स्थान पर
सामने जो भी स्वर उसकी मात्रा, सामने क्या है, ए की मात्रा। देवी के लिए अर्पण संप्रदान तत्पुरुष समास, देवी के लिए अर्पण संप्रदान तत्पुरुष समास। प्रभु का अंतिम वर्ण, जैसे आप ऊ को अलग करेंगे, बेहदा ऊ के स्थान पर क्या लिखोगे, सामने जो भी स्वर उसकी मात्रा, सामने जो भी स्वर उसकी मात्रा। सामने स्वर क्या है, तो आ की मात्रा और जो कुछ बचा। प्रभु की आराधना संबंध तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास। नदी का अंतिम वर्ण, नदी का अंतिम वर्ण, जैसे आप ई को अलग करेंगे, ई के स्थान पर सामने जो भी स्वर उसकी मात्रा। सामने स्वर क्या है, ए की मात्रा नहीं होती, जो कुछ बचा। नदी के लिए अर्पित संप्रदान तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास। शिशु का अंतिम वर्ण, जैसे आप ऊ को अलग करेंगे, ऊ के स्थान पर सामने अनुस्वार और जो कुछ बचा। आपकी कॉपी में 10-20 उदाहरण लिखे मैंने यर्ण संधि के, ठीक है। उन सबको यदि आप ध्यान से देखेंगे तो सब में ये और वैसे पहले आधा वर्ण है, सब में ये और वैसे पहले आधा वर्ण है या नहीं। अभी हमने 2 ही उदाहरण किए, तीसरे की चर्चा करें। ई और ऊ के ही उदाहरण किए हमने, री वाले तो अभी किए ही नहीं, ठीक है। तो री की चर्चा करें। पहले समझेंगे बाद में उतारना। पहले समझेंगे बाद में उतारना, नहीं फिर गड़बड़ हो जाएगी, फिर गलत होंगे, फिर उनमें हम करेक्शन करेंगे। इसलिए पहले समझ लो। एक ही उदाहरण समझाऊंगा बस, बाकी के लिखूंगा आपको ही बनाने। पितृ प्लस आज्ञा, पितृ का अंतिम वर्ण क्या है, और जैसे हम री को अलग करेंगे, बाकी का सब अपने स्थान पर। री को अलग किया, तेलंद सब अपने स्थान पर। री के बाद आ असमान स्वर है, और नियम कहता है री के बाद असमान स्वर आता है तो री के स्थान पर रे हो जाता है, तो री के स्थान पर रे। तो नियम अनुसार री के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, बाकी का सब अपने स्थान पर। ये अपने स्थान पर, नियम से जो कुछ बचा यथावत, ठीक है। सबको मिलाते हैं। तय आधा है, रे आ से पूरा हो जाएगा, तो रे से पहले आधा वर्ण है या नहीं। मैंने आपको पहचान क्या बताई थी, यह व रे से पहले आधा वर्ण आता है, यह व रे से पहले आधा वर्ण आता है, यही तो बताया था। आधा वर्ण नहीं, यह व रे से पहले आधा वर्ण, ठीक है। अब देखो तय आधा है, रे आ से पूरा, तो रे से पहले आधा वर्ण है या नहीं है। लेकिन हमने पढ़े थे संयुक्त वर्ण, तय और रे दोनों मिलकर त्रय बनाते हैं। मैंने नीम खोदने का काम पहले ही कर लिया था, मैं आपको बता चुका हूं किन किन के योग से मिलकर बने, और मैंने आपसे कहा ये आपको याद होने चाहिए, आगे ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी तो तुरंत मैं ये लिखूंगा। इसकी हम चर्चा पहले ही कर चुके हैं। तो इन दोनों के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, त्रय, बाकी का सब अपने स्थान पर, ठीक है।
त्रै आ से पूरा, त्रै आ से पूरा शब्द बनता है पित्राज्ञा। दोबारा, री को अलग किया, तयलंत सब अपने स्थान पर, री के बाद, री के बाद हा, असमान स्वर तो री के स्थान पर, बाकी के यथावत, तय और रे दोनों मिलकर, बाकी के यथावत, त्रै आ से पूरा और शब्द बना पित्राज्ञा। एक के थानाधिकारी पता नहीं एफआईआर दर्ज करने लग गया। ये सब लिखेंगे तब क्या करोगे? लिखेंगे तो सब ना, फिर यही गड़बड़ होती है बस। जब समझने का समय होता है तो लिखने में लग जाते हैं, और जब लिखने का समय आता है तब गड़बड़ी हो जाती है। पड़ोसी को देखते हैं, नहीं, पहले समझ लो, समझ में आ गया तो वहां गोला सही नीला हो जाएगा, नहीं तो वही रटने वाली स्थिति हो जाएगी। रट रहे थे अब तक। आरजेएस का एक बैच पढ़ा रहा था, कोई भी उदाहरण लिखता तुरंत उत्तर आ जाता था। कैसे बना ये नहीं पता साहब, राघव प्रकाश में लिखा हुआ है, रट रखा है। वहां यही स्थिति थी। 2014-15 में मैं एक बैच पढ़ा रहा था, तब की बात बता रहा हूँ। वहां यही स्थिति, रटे हुए थे सब। अगर थोड़ा सा उदाहरण ई की जगह ओ के उदाहरण दे दिया तो वो घूम जाते थे। फिर उस किताब के अलावा यदि कोई उदाहरण देते तो वो घूम जाते थे, फिर गड़बड़ी हो गई। ठीक है, तो फिर मैंने उनको नियम बताया, ये ऐसे। अब कोई सा भी उदाहरण है, क्या फर्क पड़ता है? नियम यदि हमारे समझ में आया तो उदाहरण कोई सा भी, या फिर उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर हमें उदाहरण विशेष रटने की आवश्यकता नहीं रहती, सिर्फ नियम याद रखो, बाकी के काम अपने आप होते हैं। ध्यान दो, काम की बात जो एग्जाम हॉल में काम आएगी। ये जो त्रि है, तय में री की मात्रा त्रि, ये प्रत्येक स्थिति में त्रै त्रिशूल में ही परिवर्तित होती है। चाहे आंधी आए, तूफान आए, झक्कर आए, पेट्रोल 200 रुपए किलो लीटर हो जाए, या प्रधानमंत्री किसी भी देश के दौरे पर जाए, कुछ भी संभव है। लेकिन यह निश्चित है, त्रि हमेशा त्रय में ही बदलता है, और सामने जो भी स्वर होता है उसकी मात्रा लगाते हैं। त्रि को हमेशा त्रय में बदलेंगे, सामने वाले स्वर की मात्रा लग, कुछ नहीं करना। जहां आपको त्रि नजर आता है उसे आप त्रय में परिवर्तित करेंगे, सामने वाले स्वर की मात्रा लगाएंगे। कैसे? त्रि को हमने बदला त्रय में, सामने जो भी स्वर है उसकी मात्रा। अब सामने स्वर क्या है? तो आ की मात्रा और जो कुछ बचा, विच्छेद तो आसानी से हो जाएगा। त्रय में जो भी मात्रा है उसको लेकर अलग हो जाएंगे, और त्रय को फिर कैसे बदल देंगे? तो आसान से, जो त्रय में मात्रा होगी उसको लेकर जो भी स्वर होगा उसको लेकर अलग हो जाएंगे, इसको वापस इसमें बदल देंगे। 2 4 5 उदाहरण अभी बताऊंगा, 5 7 लिखो पहले ये। त्रि को त्रय में बदलना है, सामने वाले स्वर की मात्रा लगानी है। त्रि को त्रय में बदलेंगे, सामने वाले स्वर की मात्रा लगाएंगे। त्रि को त्रय में बदलेंगे, सामने वाले स्वर की मात्रा लगाएंगे।
त्रि को त्रय में बदलना है, सामने वाले स्वर की मात्रा लगानी है। त्रि को त्रय में बदलना है, सामने वाले स्वर की मात्रा लगानी है, कुछ नहीं करना। हो गया? त्रि को त्रय में बदलेंगे, सामने वाले स्वर की मात्रा लगाएंगे। त्रि को त्रय में बदलेंगे, सामने वाले स्वर की मात्रा लगाएंगे। मिलाओ। त्रि को त्रय में बदलना है, सामने स्वर क्या है? तो आ की मात्रा और जो कुछ बचा, मात्रा गया। आरएस मेंस 2018 ये उदाहरण पूछा गया था। 26 जून को एक पेपर हुआ था, वहां ये उदाहरण भी पूछा गया था, मात्रा गया। ठीक है, आरएस मेंस में। त्रि को बदलेंगे त्रय में, सामने क्या है? उ की मात्रा और जो कुछ बचा, पितृपदेश। सामने वाले स्वर की मात्रा आती है, याद रखना। त्रि को त्रय में बदलना है, सामने वाले स्वर की मात्रा लगानी है। त्रि को बदलेंगे त्रय में, सामने तो ई की मात्रा और जो कुछ बचा, मातृच्छा। त्रि को बदलेंगे त्रय में, सामने जो भी स्वर उसकी मात्रा। सामने स्वर क्या है? ए की मात्रा नहीं होती तो जो कुछ बचा, पित्रानुमति। 100, 200, 1000, 500 बार ये उदाहरण पूछा जा चुका है। हम क्या गलती करते हैं? आग की मात्रा लगा जाते हैं, पित्रानुमति कर जाते हैं, कहीं ने लगा भी रखी है। आग की मात्रा लगा गए, गड़बड़ हो गई। मैंने आपको बताया एक स्वर ऐसा भी है जिसकी कोई मात्रा नहीं होती, अंत तक ये पीछा नहीं छोड़ेगा आपका एग्जाम हॉल तक। आरजेएस में भी उदाहरण पूछा जा चुका है, जेलों में भी पूछा जा चुका है, और छोटे से छोटे और बड़े से बड़े सब एग्जाम में ये उदाहरण पूछा जा चुका है। सिर्फ इसलिए पूछा जाता है कि हम यहाँ आग की मात्रा लगा जाते हैं, पित्रानुमति कर जाते हैं। एक स्वर ऐसा है जिसकी कोई मात्रा नहीं होती, अंत तक पीछा नहीं छोड़ेगा, याद रखना, पित्रानुमति। त्रि को बदलेंगे त्रय में, सामने क्या है? आ की मात्रा और जो कुछ बचा, मात्रा देश। त्रि को बदलेंगे त्रय में, सामने अनुस्वार और जो कुछ बचा। त्रि को बदलेंगे त्रय में, सामने उ तो उ की मात्रा और जो कुछ बचा। त्रि को बदलेंगे त्रय में, सामने उ की मात्रा और जो कुछ बचा। लिखेंगे आप पहचान, यर्ण संधि की पहचान, यर्ण संधि की पहचान। यर्ण संधि की पहचान लिखो। यर्ण संधि युक्त शब्दों में, यर्ण संधि युक्त शब्दों में अधिकांशतः, यर्ण संधि युक्त शब्दों में अधिकांशतः यह व रे से पहले, अधिकांशतः यह व रे से पहले आधा वर्ण आता है। यह व रे से पहले आधा वर्ण आता है, और इनका विच्छेद, और इनका विच्छेद इन्हीं वर्णों से किया जाता है, और इनका विच्छेद इन्हीं वर्णों से किया जाता है। और इनका विच्छेद इन्हीं वर्णों से किया जाता है।
नियम याद रहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं रहते हैं तो और भी अच्छी बात है, लेकिन पहचान याद होना अनिवार्य है। डायलॉग याद नहीं रखना, पहचान याद रखनी है। डायलॉग याद नहीं रखना, पहचान याद रखनी है। ठीक है, कुछ समस्याएं हैं ऑनलाइन वाली, पहले तो ये बता दूं। ठीक है, अब इसमें प्रश्न क्या है, नए अणु में परिवर्तित क्यों नहीं हुआ? नए अणु में परिवर्तित क्यों नहीं हुआ, ये एक प्रश्न है, ऑनलाइन समस्या है, ध्यान देना। देखो हिंदी में शब्द होते हैं, एक तो हम आगे शब्द पढ़ेंगे, उनका वर्गीकरण करेंगे, तब हमारे सामने आएगा तत्सम। कम से कम 2 प्रश्न तो आपसे भी पूछे जाएंगे कि निम्न में तत्सम शब्द है, तद्भव शब्द नहीं है, सकारात्मक नकारात्मक दोनों तरह के प्रश्न हमारे सामने आते हैं। आप मुझे बताओ सबसे प्राचीनतम भाषा कौन सी? संस्कृत को सभी भाषाओं की, संस्कृत में कभी हमने पढ़ा था से तौ ते, सा ते ता, तत् ते तानी, कभी पढ़े थे? अब याद रखने की जरूरत नहीं है। तत्सम, तत्सम, उसके समान, उसके समान, किसके? संस्कृत के। यानी संस्कृत भाषा के वे शब्द जो बिना किसी परिवर्तन के ज्यों के त्यों हिंदी भाषा में अपना लिए गए हैं, वे तत्सम कहलाते हैं। संस्कृत भाषा के शब्द हैं, बिना किसी परिवर्तन के ज्यों के त्यों हिंदी भाषा में इनको अपना लिया, क्या है? तत्सम। इसको हम ऐसे लिखते हैं, संस्कृत में एक धातु होती है भू, जिसका अर्थ होता है वे हो गए, वे हो गए। हैं तो संस्कृत भाषा के शब्द, लेकिन कुछ बदलते हुए रूप में ऐसे हो गए। यानी संस्कृत भाषा के शब्द हैं, बोलने में कुछ अटपटे से लगे थे, अपनी सुविधा अनुसार हमने इनमें परिवर्तन किया, तो क्या बन गए? तद्भव। हैं संस्कृत भाषा के, यथावत अपनाया तत्सम, सुविधानुसार परिवर्तन किया। थानादार गया एक, वो तो बाद में देख लेना, मैसेज आया है आलू के पराठे बने हैं, आके खाने हैं, यही ना? आओ बोर्ड पर। अब हमारा ये जो नियम लागू होता है, नए अणे में जो परिवर्तित होता है, ठीक है, ये जो नियम लागू होता है वो इन शब्दों में होता है, याद रखना। तत्सम शब्दों में ये नियम लागू होता है और तद्भव शब्दों में ये नियम लागू नहीं होता है। इसलिए कहीं कहीं परिवर्तन होता है और कहीं कहीं परिवर्तन नहीं होता। जिन शब्दों में परिवर्तन होता है, जो शब्द एग्जाम हॉल में पूछे जाते हैं, उन सब की तो चर्चा मैं करूंगा, और जिनमें नहीं होता उनकी कोई चर्चा नहीं करेंगे, इसलिए इसमें परिवर्तन नहीं हुआ। ठीक है, दूसरा अनुस्वार और अनुनासिक शब्द। अनुस्वार तो होता है ये होता है हमारी नाक, ठीक है, ये नाक का चिन्ह होता है। अनुस्वार की ध्वनि नाक में से ही आती है, अनुस्वार की ध्वनि नाक में से आती है, ठीक है, और चंद्र बिंदु की ध्वनि नाक और मुंह दोनों में से आती है, ये मैं आपको चर्चा कर चुका हूं। ये हमारी नाक, ये हमारा मुंह, ठीक है, ये चिन्ह इसी बात के द्योतक हुआ करते हैं। जब ध्वनि नाक में से आती है तो अनुस्वार, नाक और मुंह दोनों में से आती है तो चंद्र बिंदु। हम सब में उच्चारण संबंधी दोष पाया जाता है, इसलिए हम इनको सटीक उच्चारित नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तीसरा हमारे सामने शब्द आया है हॉस्पिटल। अब साहब इसका वर्ण विन्यास करना है, खोलना है। ये इसको खोलने का एक तरीका हुआ करता है। ठीक है, अब ये जो है हिंदी में आगत स्वर में माना गया है, जो अन्य भाषाओं से आ गए हैं, लेकिन कहीं काम नहीं आता है। इस शब्द की यदि आप बात करें तो क्या ये शब्द हिंदी का है क्या? जब हिंदी का शब्द नहीं है तो हिंदी में वर्ण विन्यास हो सकता है क्या? नहीं होगा। ठीक है, इसे कहा मान लिया हमने? आगत स्वर में मान लिया। ये सब ये आया हुआ कोई स्वर है बस, इसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है, युवावस्था आपके पास लिखा हुआ है या नहीं?
उदाहरण लिखा है या नहीं? युवावस्था, युवन प्लस अवस्था, ये हम तोड़ चुके। अपवाद में लिखा रखा है ना, धुंधला सा याद है, धुंधला सा याद है, अपवाद में हमने लिखा रखा है, शायद इनसे क्लास ये मिस हुई होगी इसलिए गड़बड़ रही है। ठीक है, वृद्धि संधि की समस्याओं पर चर्चा कर रहे थे हम, यही ना? यण संधि की समस्याओं पर चर्चा अगली क्लास में करेंगे, अभी हम चर्चा करते हैं वृद्धि। एक पन्ना दे दो, 2 4 5 उदाहरण ही तो होंगे, क्योंकि इसमें पड़ोसी की देख लेना, है ना? देखो इसको रंग के लाया करो, ये लिखा हुआ होना चाहिए, चाहे सही या गलत कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, कॉपी में लिख लेंगे तो ज्यादा फायदे में रहेंगे। सबको कॉपी में लिख लो, सबको, और फिर करो। इस पन्ने का तोड़ मोड़ करना है हर बार। जैसे आपने ये लिखा, इसको फोल्ड किया, फिर फोल्ड किया, फिर हमको वो दिखता है जो हमने लिखा है, फिर उनको जोड़ दो, ऐसी शक्ल बन जाती है तो सही आ रहा है, नहीं तो गलत आ रहा है। आप जोड़ के भी देखो, तोड़ के भी देखो, उसी उदाहरण को, आपके पास 50 उदाहरण है, 50 की 50 जोड़ दिए, फिर 50 की 50 को तोड़ कर भी तो देखो जो हमको दिया हुआ है वही बन रहा है क्या नहीं। यदि बन रहा है तो सही चल रहे हैं, नहीं तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गई। ठीक है, हम पहुंच गए वृद्धि संधि में। जोड़ने वाले तो आपने आसानी से किए थे, मैंने आपको बताया उत्तर पद का प्रथम वर्ण हटाना है, दीर्घ मात्रा लगानी है। ए हटाएंगे आई की मात्रा, ओ हटाएंगे औ की मात्रा, ए हटाएंगे आई की मात्रा, ओ हटाएंगे औ की मात्रा। ठीक है, अब हम बताते हैं तोड़ने वाले। 12वें नंबर पर आओ, प्रिय प्लस एसी, यही तो है ना? प्रिय प्लस एसी, एसी छोटी रहेगी, एसी छोटी, धन एसी लिखा ना, धन प्लस एसी, एसी छोटी, वित्त प्लस एषणा, एषणा छोटे, वित्त प्लस एषणा, एषणा छोटा, नव प्लस ऐश्वर्य, ए बड़ा, ऐश्वर्य ए बड़ा। क्यों? यह प्रत्यय, एक और यह प्रत्यय होता है तो प्रथम वर्ण हमेशा दीर्घ होता है। धर्म प्लस एक्य, एक्य बड़ा, धर्म प्लस एक्य, एक्य बड़ा, परम प्लस ऐन्द्रजालिक, ए बड़ा, परम प्लस ऐन्द्रजालिक, ए बड़ा, प्र प्लस औद्योगिकी, प्र प्लस औद्योगिकी, ओ बड़ा, पुत्र प्लस एषणा, ए छोटा, पुत्र प्लस एषणा, ए छोटा। जोड़ने वाले में कोई समस्या है क्या? जोड़ने वाले तो आसान से थे, एक समस्या और थी, ये किसी का यर्ण संधि का, अच्छा शीत प्लस उष्ण, तो ऊ हटाएंगे तो ओ की मात्रा लगा दो। ध्यान दो, एक समस्या और चल रही थी, एक प्रश्न हमने किया था, यही था ना, ये 4 ऑप्शन थे। देखो मैंने आपको एक बात और बताई थी, इनको हम यदि शब्द शुद्धि में ये प्रश्न हमारे सामने आते हैं, शब्द शुद्धि में हमारे सामने ये प्रश्न आते हैं तो हम इनको ऐसे लिखते हैं, स से पहले न की ध्वनि है, स से पहले न की ध्वनि है, स क्या है? उसमें, इसलिए अनुस्वार ही आएगा, ये मैं आपको बता चुका हूं। स से पहले न की ध्वनि है, से ऊष्म वर्ण है तो लिखते समय अनुस्वार बिंदी ही आएगी। कंचन, च से पहले न की ध्वनि है तो च का अंतिम वर्ण आएगा। जैसे कैसे पहले न की ध्वनि है तो कै का अंतिम वर्ण आएगा, जैसे पहले न की ध्वनि है तो जय का अंतिम वर्ण आएगा। ठीक है, ये तो शब्द शुद्धि में लिखने वाले प्रश्न है। यदि हमसे प्रश्न शब्दकोश का पूछा जाता है, ध्यान देना, तब मैंने आपको एक बात ये बताई थी कि एक नियम पारित हुआ है, एक संशोधन हुआ है कि पंचम वर्ण के स्थान पर अनुस्वार यानी बिंदी लगा सकते हैं, लगा सकते हैं। यह शुद्ध नहीं है, शुद्ध तो ये भी है, क्योंकि नियम पारित हुआ है कि पंचम वर्ण के स्थान पर अनुस्वार यानी बिंदी लगा सकते हैं, लगा सकते हैं। और जब इनको हम शब्दकोश में खोलेंगे तो इनके अनुसार खोलेंगे, शब्दकोश में इनके अनुसार खोलेंगे, तब हमारा उत्तर था कंस, लेकिन हमको खोलना इनके अनुसार है। ये मैंने इसलिए बताया था कि हम शब्दों को लिख सकें कि शुद्ध कैसे लिखे जाते हैं। ठीक है, इनके अनुसार आप खोलेंगे तब हमारा उत्तर क्या आया, क्योंकि ये सब अनुस्वार का काम कर रहे हैं, ये सब अनुस्वार का काम कर रहे हैं, ये कॉमन है, इनको तो आप यहीं हटा दो।
हटा दिया। अब हमारे शब्द की शुरुआत होती है से, चे, के, आ, जे। पहले क्या आता है? क्या पहले आता है, तो ये हमारा वहां पर उत्तर था। ये भी ऑनलाइन वाली एक समस्या थी, ठीक है। हो सकता है उस समय ध्यान नहीं रहा हो, मोबाइल छोड़कर इधर उधर चले गए होंगे, नहीं तो उस दिन भी हमने इसकी चर्चा की थी, ठीक है। अब यर्ण संधि की समस्या अगली क्लास में, यर्ण संधि से संबंधित कोई भी समस्या हमारी आती है तो उसकी चर्चा करेंगे हम अगली क्लास में, ठीक है। ये कहां पहुंच गए? अयादि संधि, यर्ण संधि में अपवाद नहीं होते हैं, इसलिए कोई चर्चा नहीं की है। यर्ण संधि में अपवाद नहीं होते हैं, इसलिए कोई चर्चा नहीं की है। अयादि संधि की चर्चा करेंगे हम अगली क्लास में। आज इतना ही।